नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मापन एवं मात्रक टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने सबसे पहले जाना मात्रकों की पद्धति के बारे में, और जिस मात्रकों की पद्धति के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं वो कौन सी मात्रकों की पद्धति है, और इसके अंतर्गत जो मात्रकों के प्रकार होते हैं जैसे घातांकी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे प्रश्न बनते हैं, उन सभी पॉइंटों को जाना। उसके बाद हमने जाना कुछ मात्रक जिनका यूज हम एक्सपेरिमेंट के रूप में करते हैं, जैसे प्रयोगात्मक रूप से हम कुछ मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे लंबाई या दूरी के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, धारिता के आधार पर, कुछ तापमान के आधार पर, और कुछ अन्य प्रमुख मात्रक भी होते हैं जिनका प्रयोग हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो उन सभी मात्रकों को डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लंबाई या दूरी के मात्रकों को कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो पॉइंट बनते हैं आपके क्षेत्रफल के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, धारिता के मात्रक, तापमान के मात्रक और कुछ अन्य प्रमुख मात्रक, इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि किसी भी तरीके से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में मात्रक से रिलेटेड प्रश्न बने तो आपके रेंज से बाहर ना जा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका क्षेत्रफल के मात्रक। यानी क्षेत्रफल के मात्रक क्या होते हैं? तो देखिए, क्षेत्रफल, अगर आप किसी भी चीज़ के एरिया को मेज़र करते हैं तो उस एरिया को मेज़र करने के लिए आप कुछ यूनिट्स यानी कुछ मात्रकों का प्रयोग करते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर जब हम मात्रकों का प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका एयर, यानी एक एयर। आपसे पूछा जा सकता है कि एक एयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो आपको बताना है कि एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं या कितने मीटर होते हैं या कितने एकड़ होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एक हेक्टेयर में, आपको बताना है 100 एयर होता है, और अगर आप मीटर के आधार पर जाएंगे तो एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो 100 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक हेक्टेयर में हो जाएगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर आपसे एकड़ में पूछा जाए तो एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हेक्टेयर होता है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपका विज्ञान विषय वस्तु होता है, तो उस कंडीशंस में हेक्टेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2.47 एकड़। अगर आपसे पूछा जाए एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं तो 100 एयर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं तो आपको बताना है 10 की पावर 4। इसे हम 10 की पावर 4 भी बोल सकते हैं, या फिर 10 के पास यानी एक के पास 4 जीरो लगाकर हम इसे 10,000 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि वो 10,000 ना देकर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दे, तो किसी भी तरीके से आपसे दे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। बस थोड़ा सा ये है स्टूडेंट्स कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शनों में आपको सीधा सीधा भी पूछा जाता है और कभी कभी थोड़ा सा घुमाकर ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है। लेकिन अगर आप डिटेल में स्टडी करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को धीरे धीरे समझना और उसको बार बार रिवाइज करना। अगर आप एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए टफ नहीं होता, बहुत ही आसान पेपर आपका बनता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके सिलेबस में है आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है। आपको पता है सुपर टेट के बहुत सारे एग्जाम नहीं हुए हैं, तो मात्रक एवं मापन टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछे जाने हैं, लेकिन कौन सा पूछा जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। तो इसीलिए आपको हर एक चीज़ को जो आपके सिलेबस में है उसको आपको अच्छे से कवर करना है, ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम पेपर तैयार किया जाए आप प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाए। वहाँ पर ये ना हो कि आप सिलेबस को तो बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं, 10 दिन में 15 दिन में पूरे साइंस को कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सही तरीके से पूछ लिया जाए आपके सिलेबस से तो आपको लगेगा कि ये तो जो है बाहर से पूछा गया है। हालांकि बाहर से कुछ नहीं होता, आप एक अध्यापक है और 12वीं तक तो आपने नॉर्मली पढ़ा है और आपको पता है सुपर टेट में जो आपका सिलेबस है उसका लेवल स्तर आपको बताया गया है 1 से 12वीं तक। तो ये उन्हीं में से ही है, लगभग लगभग आपके सिलेबस का ही ये हिस्सा है। तो सीधा सीधा आपसे इस तरीके
तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको पहचानना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स 1 एकड़। तो 1 एकड़ में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एकड़ में कितने गज स्क्वायर होते हैं। तो 110 गुना 44 गज स्क्वायर होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4840 गज स्क्वायर, यानी कि 4840 गज स्क्वायर। और अगर आपसे मीटर स्क्वायर में पूछा जाता है तो आपको बताना 4047 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 एकड़ में जो आपकी ज़मीन होती है 1 एकड़, उसका अगर हम क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करें तो वो होता है 4047 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे आप 1 एकड़ में 4840 गज स्क्वायर होता है, और अगर आप मीटर स्क्वायर में पूछते हैं तो आपको बताना 4047 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स 1 बीघा। 1 बीघा में होता है आपका 20 बिस्वा, यानी 20 बिस्वा जिसको हम कहते हैं 55 गुना 55 गज स्क्वायर, यानी कि अगर आप गज स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 55 गुना 55 गज स्क्वायर होगा जो 1 बीघा में होगा। और अगर आपसे बिस्वा में पूछा जाए तो आपको बताना है कि 20 बिस्वा होता है, यानी 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। और अगर आपसे फीट स्क्वायर में पूछा जाए तो आपको बताना है 27,225 फीट स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स ये सभी क्षेत्रफल के मात्रक है। 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर, गज में पूछे 4840 गज स्क्वायर। और अगर 1 बीघा की बात करें तो 1 बीघा में होते हैं 20 बिस्वा, और 20 बिस्वा में होते हैं 55 गुना 55 गज स्क्वायर, और 20 बिस्वा में अगर आपसे फिट में पूछा जाए तो 27,225 फीट स्क्वायर। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कोई भी पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट क्षेत्रफल के मात्रक के अंतर्गत 1 बिस्वा में कितने फीट स्क्वायर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 बीघा में तो 20 बिस्वा होते हैं, अगर आप 1 बीघा में फीट स्क्वायर की बात करेंगे तो वो होता है आपका 27,225 फीट स्क्वायर। लेकिन अगर 1 बिस्वा में आपसे पूछा जाए तो होता है 1361.25 फीट स्क्वायर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि 1 बिस्वा में 1361.25 फीट स्क्वायर होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है और लास्ट पॉइंट आपके क्षेत्रफल के मात्रक में बनता है 1 गज स्क्वायर। 1 गज स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं तो आपको बताना है 1 गज स्क्वायर में 0.83 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो क्षेत्रफल के मात्रक के अंतर्गत जो लास्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स 1 गज स्क्वायर, यानी 1 गज स्क्वायर में अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो मीटर में होता है उससे कम, 1 गज स्क्वायर का मतलब 0.83 मीटर स्क्वायर। तो ये सभी आपके क्षेत्रफल के मात्रक है स्टूडेंट्स। इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो वो है 1 हेक्टेयर, ठीक, और उसके बाद होते हैं 1 एकड़। बाकी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ भी आपसे सुपर टेट एग्जाम्स में पूछ सकता है। पूछेंगे आपके सिलेबस से, अगर आपके सिलेबस से बाहर पूछा जाता है तो आपको उसके लिए कॉमन अंक ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप यदि तैयारी करते हैं और आप सारी चीज़ों को ध्यान से करते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपके चांसेस जो है विनिंग के ज़्यादा हो जाते हैं। आप जो है बाकियों से अलग होंगे, भीड़ से अलग होंगे, और जब आप भीड़ से अलग होंगे तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर आप भीड़ के साथ साथ चलेंगे, जो सभी चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसका हिस्सा बनेंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन के बाद भी आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सही स्ट्रेटजी के साथ आपको अच्छे से वर्क करना है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है और उसको समय समय पर रिवाइज करने हैं, ताकि किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपको प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स द्रव्यमान के मात्रक, यानी प्रयोगात्मक आधार पर जो मात्रकों के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, इसमें नेक्स्ट आपका है द्रव्यमान के मात्रक। और आप जानते हैं द्रव्यमान का संबंध जो है वो भार से होता है और वो डिपेंड करता है जी पर, यानी कि जो वेट आप कैलकुलेट करते हैं कभी भी किसी चीज़ का, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको द्रव्यमान और त्वरण का पता होना चाहिए। आपको पता है ये जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान हर एक जगह अलग अलग होता है। अगर आप पृथ्वी पर जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे या किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे तो जी का मान बदलता है। यहाँ तक कि जो पृथ्वी में अगर आप जाएंगे तो पृथ्वी में भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग जी के मान दिखाई देंगे। तो जी के मान पर डिपेंड करता है आपका भार, लेकिन आपका जो द्रव्यमान होता है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप किसी भी ग्रह पर जाए, कहीं पर भी जाए, द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम जो पढ़ने वाले हैं वो द्रव्यमान के मात्रकों को पढ़ेंगे, यानी कि इसका संबंध भार से होगा। तो भार और द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को भी हम स्टूडेंट डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम गति वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपका जो संबंध है वो द्रव्यमान के
मात्रक से हैं, तो द्रव्यमान के अंतर्गत जो आपका पहला पॉइंट बनता है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अभी आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, मात्रक जो घातांकीय आधार पर होते हैं, यानी कि एक होते हैं धनात्मक और दूसरे होते हैं ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें आपने एक सीक्वेंस में पढ़ा होगा कि जब हम ऋणात्मक घातांकीय मात्रकों को पढ़ते हैं तो 10 की पावर 1 को डेसी बोलते हैं, 10 की पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, -3 को मिली बोलते हैं, 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, 10 की पावर -9 को हम नैनो बोलते हैं, 10 की पावर -12 को हम पिको बोलते हैं, 10 की पावर -15 को हम फेम्टो बोलते हैं और 10 की पावर -18 को हम ऑटो बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको धनात्मक घातांकी मात्रकों के बारे में भी बताया है। तो ये स्टूडेंट 10 की पावर में जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ 69,000 का, उसमें यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो वो मीटर के आधार पर यानी कि लंबाई या दूरी के आधार पर आपसे पूछा गया था, लेकिन ये आपसे पूछा गया द्रव्यमान के आधार पर। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान में आपको पता है किलोग्राम, ग्राम या फिर मिलीग्राम का इस्तेमाल करेंगे, तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न बन सकता है एक माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना 10 की पावर -6 को जो है हम कहते हैं माइक्रो, और ये ग्राम में है तो इसका मतलब 1 माइक्रोग्राम में 10 की पावर -6 ग्राम होंगे। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि 1 ग्राम में अगर आपसे किलोग्राम की बात करें तो 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है, क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 को जब आप लिखते हैं तो उसमें 3 जीरो आते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 10 की पावर 3। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और अगर आप वहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 ग्राम को तो वो आ जाएगा 10 की पावर -3 केजी, यानी कि रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव में, तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3 केजी। अब ऑप्शन में आपके साथ एग्जामिनर खेल सकता है, आपसे ये पूछ सकता है 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अगर 10 की पावर -6 ग्राम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको दे के रखेगा 10 की पावर -9 किलोग्राम, क्योंकि आपको पता है कि 10 की पावर -6 ग्राम तो होते ही हैं, और 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है। तो टोटल जो वैल्यू है वो किलोग्राम में आ जाएगा, और -6 और -3 हो जाएगा आपका -9। तो इस तरीके से भी आपसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है आप चीज़ों को रट कर चले कि 1 माइक्रो में तो 10 की पावर -6 होता है, लेकिन वो यूनिट में यहाँ पर चेंज करेगा। वो ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 हो सकता है। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर खेल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 की पावर -9 क्यों आया है और इससे फिर यूनिट इसका कैसे चेंज हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने होंगे। जब एग्जामिनर टफ पेपर को तैयार करता है तो वो सीधा सीधा आपसे ये 10 की पावर -6 ना देकर 10 की पावर -9 और ग्राम की जगह रख देगा किलोग्राम। दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं देता है तो कहीं ना कहीं 10 की पावर -9 केजी को देंगे, और यही चीज़ें आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी आप चीज़ों को स्टडी करें तो उसे ध्यान से केयरफुली तरीके से पढ़ें, ताकि अगर आपने उस चीज़ को समय दिया है तो वहाँ से आपके मार्क्स गलत नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप रट्टा मारने की सोचेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप रटेंगे, तो सुपर टेट में आपके 14 सब्जेक्ट है, और 14 सब्जेक्ट्स को रटना किसी की बस की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम रट कर चीज़ों को कवर कर लेंगे तो आप जीवन में नहीं कर सकते। इधर से आप रटेंगे, पीछे से भूलते जाएंगे और बाद में आपको कुछ हाथ नहीं मिलेगा। इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्क करना है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्य करने की आवश्यकता है, जिस चीज़ को मैं आपसे बार बार कहता हूँ। इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जब आप चीज़ों को सुनते हैं और साथ के साथ लिखते भी हैं तो उससे आपका गहन अध्ययन भी होता है, तो इसमें भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप उसमें रिवीजन करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका द्रव्यमान के मात्रक के अंतर्गत बनता है 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो 1 मिलीग्राम में होते हैं 10 की पावर -3 ग्राम, और इसी तरीके से आपसे 10 की पावर -6 केजी भी
पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में आपको सिंपली पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम को हम 10 की पावर 3 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 1 क्विंटल, तो आपको पता है 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, यानी कि 10 की पावर 2 किलोग्राम होते हैं। और अगर आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है 10 की पावर 5, यानी 10 की पावर 3 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएंगे आपके 5। तो इस तरीके से 1 क्विंटल में 10 की पावर 5 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स 1 मीट्रिक टन। आपको पता है 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो अगर आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम। उम्मीद करता हूँ कि द्रव्यमान के मात्रकों को भी आप इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप बताएंगे 14.59 किलोग्राम, या फिर आपसे पूछा जा सकता है 14.6 किलोग्राम। तो ध्यान रखेंगे 14.59 किलोग्राम, या इसको लगभग 14.6 किलोग्राम भी कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है 1 पाउंड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है 1 पाउंड में जो है 0.4537 किलोग्राम होता है, यानी लगभग हम इसको 450 ग्राम के आसपास कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका है 0.4537 किलोग्राम। तो ध्यान रखेंगे ये लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है। और ये जो पाउंड है ये स्टूडेंट्स ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत होते हैं, यानी कि जो आपके यूके होते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में जो आपके मात्रकों की पद्धति है वो FPS है, यानी कि फिट पाउंड सेकेंड की पद्धति है वहाँ पर। तो वहाँ पर किसी भी चीज़ के द्रव्यमान को मेज़र किया जाता है पाउंड में। तो इसीलिए आपसे पूछ सकता है कि 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं या फिर कितने ग्राम होते हैं। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स एक परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान में कितने किलोग्राम होते हैं। तो एक परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं उसमें 1.66 गुना 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस की दृष्टिकोण से कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, आपसे पूछा जा सकता है। और मैक्सिमम वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ। तो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसी तरीके से नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आपके द्रव्यमान के मात्रक के अंतर्गत बनते हैं वो बनता है आपका 1 कैरेट। तो 1 कैरेट में 203.5 मिलीग्राम होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 1 कैरेट में आपके 203.5 मिलीग्राम होते हैं। उम्मीद करता हूं कि द्रव्यमान के मात्रकों को भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स धारिता के मात्रक, यानी धारिता के क्या मात्रक होते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए धारिता के मात्रकों के बारे में, तो इसमें कुछ विशेष मात्रक हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में मोस्टली, तो हम सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ेंगे। 1 लीटर में अगर आपसे पूछा जाए 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो आपको पता है 1000 ml होते हैं। तो 1000 ml को आप शॉर्ट में 10 की पावर 3 ml भी बोल सकते हैं। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे कोई लिक्विड चीज़ हो, तो उसको मेज़र करने के लिए आपको धारिता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो आपको बताना है 10 की पावर 3 ml, यानी कि 1000 ml, जिसको हम 10 की पावर 3 ml भी कहते हैं। तो 1 लीटर में 10 की पावर 3 ml होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है 1 गैलन। तो 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको बताना है 3.785 लीटर होता है, यानी कि 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स 1 बैरल। तो 1 बैरल, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, इसमें बै पे ए की मात्रा है, रे पर नहीं है, तो ध्यान रखेंगे 1 बैरल। तो 1 बैरल में होते हैं 159 लीटर, यानी कि 159 लीटर।
तो 159 लीटर एक बैरल में होते हैं। अगर एक बैरल को आपको यूएस गैलन में पूछे तो वो होता है 42 यूएस गैलन। तो एक बैरल में 42 यूएस गैलन होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने गैलन होते हैं या कितने यूएस गैलन होते हैं, तो आपको बताना है कि 42 यूएस गैलन यानी 42 यूएस गैलन एक बैरल में होते हैं। अगर आपसे लीटर में पूछा जाए तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स एक ड्रम। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ड्रम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको बताना है 1.77 ग्राम। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक ड्रम में जो है आपके 1.77 ग्राम होते हैं और ये सभी आपके धारिता के मात्रक है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बैरल और गैलन, यानी एक गैलन में 3.785 लीटर। और अगर आपसे पूछा जाए एक बैरल में कितने होते हैं, तो एक बैरल में 159 लीटर। और अगर गैलन में पूछा जाए यूएस गैलन, तो वो है 42 यूएस गैलन। और इसी तरीके से एक ड्रम में होते हैं आपके 1.77 ग्राम। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये सभी आपके धारिता के मात्रक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाला बेसिक है, आपको पता होगा, लेकिन नीचे के तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धारिता के मात्रक के आधार पर यहाँ से आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स समय के मात्रक, यानी कि जो समय के मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, यानी टाइम का जो मात्रक होता है जिनका यूज़ हम करते हैं। तो समय के मात्रक आपसे किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो समय के मात्रक के अंतर्गत जो पहला पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है 1 पिको सेकेंड। आपसे पूछ सकता है कि 1 पिको सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं। तो आपने जो मात्रकों को पढ़ा है घातांक के आधार पर, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, अगर आपको वो सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान है तो आप इजीली इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पिको में 10⁻⁻12 होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया है कि एक पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको बताना है कि एक पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको पता है 10⁻⁹ जो होता है वो नैनो को बोलते हैं। तो इसका मतलब एक नैनो सेकंड में 10⁻9 सेकंड होते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपका बनता है स्टूडेंट्स एक माइक्रो सेकंड। तो माइक्रो में होता है 10⁻⁻6। तो एक माइक्रो सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 10⁻6 सेकंड होते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट होता है आपका मिली सेकंड, यानी कि एक मिली सेकंड में कितने सेकंड होते हैं अगर आपसे पूछे जाए तो आपको बताना है 10⁻³ सेकंड होते हैं। तो ये मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पता है कि एक मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड होते हैं। लेकिन जो आप ये ऊपर के तीन देख रहे हैं, एक पिको सेकंड, एक नैनो सेकंड और एक माइक्रो सेकंड, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में मोस्टली चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। समय के मात्रक के आधार पर इस तरीके से प्रश्न बनाकर पूछा जाता है कि एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है तभी आप बता सकते हैं कि एक नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ पॉइंट्स आपके समय के मात्रक के अंतर्गत जो आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि ये पॉइंट तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो सभी के पास होगा कि 60 सेकंड होते हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट अगर सेकंड में पूछे तो 3600 सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरीके से एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं और एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादातर मंथ होते हैं वो 30 दिन के होते हैं, इसलिए ज़्यादातर काउंट जो है वो 30 दिन को ही किया जाता है। लेकिन ये सभी प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ये बेसिक प्रश्न है। लेकिन मेरा काम है कि आपको समय के मात्रक बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में भी बताएं। कभी आप ये ना सोचें कि ये समय के मात्रक के अंतर्गत क्या ये नहीं आएंगे, इसीलिए इसको बताना पड़ा। अदरवाइज़ यहाँ से प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। प्रश्न बन सकता है कि एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो उसका जो एग्जैक्ट समय होता है वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड। आपको पता है एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 48 मिनट होता है और 44 सेकंड होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 11 मिनट की कमी है। अगर 11 मिनट लगभग हो जाए तो ये लगभग 6 घंटे के आसपास होंगे। और 365 दिन में एक ईयर में अगर 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा होता है, अगले ईयर में 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा होता है, नेक्स्ट ईयर में 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा, और लास्ट चौथे ईयर में 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा। इनको अगर आप टोटल करेंगे तो 24 आवर्स यानी एक दिन हो जाता है, और ये एक दिन होता है आपका 29 फरवरी का।
तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो आप लीप ईयर पढ़ते हैं इसमें जो आपका एक्स्ट्रा डे होता है वो 29 फेब का होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको लगभग 365 दिन मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यही 6 घंटे जो है एक दिन 4 बार मिलकर एक दिन बना देते हैं जो आपके लीप ईयर में काउंट होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये अधिवर्ष के अंतर्गत आते हैं। जो 29 फरवरी का जो महीना होता है, एक डे एक्स्ट्रा होता है, वो हर चौथे वर्ष में बनते हैं। तो ये प्रश्न आपसे एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछ सकता है कि एक सौर वर्ष में कितने डे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड एक सौर वर्ष में होते हैं। और यहीं पर अगर आप एक अधिवर्ष की बात करेंगे तो एक अधिवर्ष में आपको बताना होता है 366 दिन, यानी कि ये 4 बार जो आपके 6-6 घंटे होते हैं ये मिलकर एक दिन आपका बढ़ा देता है जो 366 दिन के अंतर्गत बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समय के मात्रकों को भी आप बहुत अच्छे से जान पाए हैं और जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया है। तो कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ को आपको कम फोकस करना है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि उन सभी पॉइंटों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स तापमान के मात्रक, यानी तापमान के क्या मात्रक होते हैं, टेम्परेचर के लिए आप कौन से मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में तो ज्ञान होता है, लेकिन इसके अलावा भी तापमान के और भी मात्रक होते हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर, यानी कभी भी हम टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते हैं तो कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ से अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि साइंस विषय वस्तु के अंतर्गत अगर आपके पास विज्ञान है तो मात्रकों के अंतर्गत तापमान के मात्रक से मोस्टली चांसेस है प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, यानी कि ऊष्मागतिकी के मात्रकों के अंतर्गत भी आते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर के आधार पर प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर अगर हम किसी भी पैमाने का मेज़र करते हैं तो उसके लिए एक तो हम यूज़ करते हैं सेल्सियस, दूसरा यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट, और इसके अलावा भी और 2 मात्रक होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जिसका फॉर्मूला होता है C-0 अपॉन में 100। इसके बाद होता है F-32 अपॉन में 180, और इसके बाद होता है नेक्स्ट आपका रीमर, जिसे हम कहते हैं R-0 अपॉन में 80। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका स्टूडेंट्स केल्विन, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं ज़्यादातर, जिसका फॉर्मूला होता है K-273 और बटे में 100। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आपने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया तो इसका मतलब आप तापमान के मात्रक को बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं C-0 और अपॉन में है 100। तो ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट C-0 अपॉन में 100, F-32 अपॉन में 180, R-0 अपॉन में 80 और K-273 अपॉन में 100, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो आप ऊपर देख रहे हैं 0 और 32, 0 और 273, ये सभी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हिमांक बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी भी वस्तु का या किसी भी लिक्विड का हिमांक बिंदु ज्ञात करते हैं तो वो सेल्सियस में होता है 0, फ़ारेनहाइट में होता है 32 और रीमर में होता है 0 और केल्विन में होता है 273, यानी कि ये सभी आपके क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। और जब आप 0 और नीचे जो आपके अपॉन में लिखे हुए हैं इनको जब आप ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 + 100 कर देंगे तो मिल जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये आपका हो जाएगा क्वथनांक बिंदु, जिस पर कोई भी द्रव जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले का भी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि जब भी आप सेल्सियस पैमाने पर मेजरमेंट करते हैं तो सेल्सियस पैमाने का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 0। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो 0 को नीचे जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि जो नंबर आपको दिए गए हैं उसके साथ प्लस करना होता है। जब आप 100 को 0 से ऐड करेंगे तो वो आपका मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो आपका हो जाएगा क्वथनांक बिंदु। और अगर आप ऊपर वाले को देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका हिमांक बिंदु, यानी कि सिंपल सा है, फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर आप पानी को, यानी कि लिक्विड को, अगर आप
सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं, आप आइस बनाना चाहते हैं, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ का करना होगा। इसी तरीके से अगर आप फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेज़र करते हैं, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि वो हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि ये आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर। अगर आप फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेज़रमेंट करते हैं और आप यदि पानी को बर्फ़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट करना होगा। और इसी तरीके से अगर आप पानी को फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेज़र करते हैं और उसको आप उबालना चाहते हैं, तो 180 को 32 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे हिमांक बिंदु पूछा जाए, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर आप रीमर में मेज़रमेंट करते हैं किसी भी वस्तु का, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 0 रीमर। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये हो जाएगा आपका 0 रीमर, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं R-0 है। तो ये जो 0 रीमर है ये उस वस्तु का फ्रीजिंग पॉइंट है। और अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो इसको 80 से ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80 रीमर। यानी अगर आप रीमर पैमाने पर किसी वस्तु का क्वथनांक बिंदु कैलकुलेट करते हैं या किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है आपका 80 रीमर। इसी तरीके से नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, केल्विन पैमाना, क्योंकि इसका प्रयोग साइंटिस्ट करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं। और आप मूल राशियों के अंतर्गत भी आपने पढ़ा होगा कि जो तापमान का मात्रक होता है वो केल्विन होता है। तो अगर आपसे केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु पूछा जाए तो आपको बताना है 273, क्योंकि फॉर्मूले में ही आप देख रहे हैं K-273। तो इसमें जो -273 है ये आपका है फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु। और इसी तरीके से अगर आप बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर मेज़र करना चाहते हैं, तो 273 को नीचे 100 के साथ ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 373 केल्विन। तो ध्यान रखना है, केल्विन पैमाने पर जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है आपका 273 केल्विन। और अगर आप क्वथनांक बिंदु कैलकुलेट करते हैं केल्विन पैमाने पर तो वो होता है 373 केल्विन। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, आपको तापमान के जो मेजरमेंट हम करते हैं, तापमान के जो मात्रकों को हम पढ़ते हैं, वो इन 4 पैमानों के आधार पर पढ़ते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। मोस्टली डेली लाइफ में आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़ारेनहाइट का यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर जब हमें फीवर होता है, और सेल्सियस का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। और जो आपके साइंटिस्ट करते हैं वो केल्विन पैमाने का यूज़ करते हैं, लेकिन रीमर का नहीं करते। और इनका यूज़ किया जाता है जब आप अधिक टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तो इसके लिए रीमर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तापमान के जो मात्रक होते हैं, यानी कि तापमान का जब आप मेज़रमेंट करते हैं वो 4 टाइप से करते हैं। एक सेल्सियस में करते हैं, एक फ़ारेनहाइट में करते हैं, एक रीमर में करते हैं और एक केल्विन में करते हैं। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता है हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु से रिलेटेड। जैसे सेल्सियस में हिमांक बिंदु कितना होता है पानी का, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे क्वथनांक बिंदु पूछा जाए पानी का तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो व्यावहारिक जीवन में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए केल्विन में, तो केल्विन में हिमांक बिंदु 273 और क्वथनांक बिंदु 373। तो ये दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बारे में पता है, लेकिन अगर आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हिमांक बिंदु कितना होगा और इसका क्वथनांक बिंदु कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तापमान के मात्रकों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, और वो ये है, क्योंकि हम ज़्यादातर जिस पैमाने का यूज़ करते हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का करते हैं, क्योंकि हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो हम केल्विन का यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है। ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि तापमान के मात्रक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है। तो इसका संबंध होता है C/5 = F-32/9। ये आता कहाँ से स्टूडेंट, तो वो ये ऐसे आता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो हम सेल्सियस में मेज़र करते हैं C-0 अपॉन में होता है 100 और बराबर होता है F-32 अपॉन में होता है 180। तो इसको अगर आप काटेंगे 20 से तो 20 पंजे 100 और इसको काटेंगे तो 20 निम्मा 180। तो अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा C/5
और इक्वल टू हो जाएगा F-32 और बटे में 9। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन आता है जो बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध बताइए, तो आपको बताना है C/5 F-32 बटे 9। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत एक और पॉइंट आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि वह कौन सी वैल्यू है, वह कौन सा मान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान इक्वल होता है। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु का टेम्परेचर यानी तापमान को मेज़र करते हैं तो उस वैल्यू को बताओ जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उस वैल्यू को अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों ही वैल्यू जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर इक्वल आते हैं, इसीलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन संबंध बनता है और इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी ये पॉइंट बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक मान ऐसा है जो दोनों में समान आता है और वो मान है आपका -40। तो ये -40 जो वैल्यू है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हमेशा इक्वल आते हैं और इसीलिए एग्जामिनर इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो मान है -40 जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान इक्वल होते हैं। इसी तरीके से एक और पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स, और वो ये बनता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वह कौन सा मान है जिसमें एक दूसरे के डबल होते हैं। यानी कि सेल्सियस का डबल होता है फ़ारेनहाइट में, तो वो मान होता है 160। अगर आप सेल्सियस में 160 लेते हैं तो आपको फ़ारेनहाइट में 320 डिग्री मिलता है। तो इसीलिए ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से -40 एक ऐसा मान है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, उसी तरीके से 160 और 320 एक ऐसे मान हैं जो एक दूसरे के डबल होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा मान है जिसमें सेल्सियस का डबल होता है फ़ारेनहाइट में, तो वो होता है 160। यानी 160 अगर आप सेल्सियस में लेंगे तो फ़ारेनहाइट में आपको 320 मिलेगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा मान है फ़ारेनहाइट में जिसका आधा होता है सेल्सियस में, तो आपको बताना है 320। यानी 320 अगर आप फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो सेल्सियस में आपको 160 मिलता है, और अगर आप सेल्सियस में 160 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट में आपको 320 मिलता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके सुपर टेट एग्जाम्स में एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे। अगर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वही विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को कर पाएगा जो तापमान के मात्रकों को डिटेल में पढ़ेगा। और स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, क्योंकि जहाँ पर आपके विज्ञान है वहाँ पर मापन और मात्रक अवश्य ही है। तो इसलिए आपको इन सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट शरीर का तापमान। यानी कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपी टेट में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछा जाता है कि शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में आपके 36.9 डिग्री सेल्सियस है तो आपको 36.9 के साथ जाना है, और अगर 36.9 नहीं है सेल्सियस में तो जाहिर सी बात है फिर 37 डिग्री सेल्सियस अवश्य होगा, तो आपको उसके साथ जाना होगा। और यहीं पर अगर आपसे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो आपको बताना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ किताबों में आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 98.6। अगर ऑप्शन में 98.6 नहीं है तभी आपको 98.4 के साथ जाना होगा। अगर ऑप्शन में 98.6 है तो आपको 100% 98.6 के साथ जाना है। तो ये शरीर का तापमान होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, जो आपके यूपी टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के आधार पर, लेकिन कभी भी केल्विन में नहीं पूछा गया है। और ये प्रश्न आपके सुपर टेट में बन सकता है कि शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है C-0/100, और केल्विन में आप जो पढ़ते हैं K-273 बटे में 100। तो आपको पता है 100 से 100 कैंसिल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल्सियस में अगर आप लेते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है C = K-273, यानी C = जो फॉर्मूला आया आपका वो आया 273।
तो सी, अगर आपको पता है सेल्सियस में तो 37 होता है, तो इस 37 को रखेंगे आप लेफ्ट साइड में और माइनस का 273 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 273 इक्वल टू हो जाएगा आपका के, और जब आप 37 और 273 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 310 केल्विन। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि कई बार आपके यूपीटेट एग्जाम में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शरीर का जो साधारण तापमान होता है वो सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन में कभी नहीं पूछा गया। और हो सकता है कि आपको सुपरटेट एग्जाम्स में देखने को मिल जाए कि शरीर का तापमान, जो सामान्य तापमान होता है शरीर का, वो केल्विन पैमाने पर कितना होता है। और ऑप्शन में आपको दे सकता है 37 डिग्री, 37 केल्विन, 273 केल्विन, 98.6 केल्विन और 310 केल्विन। तो आपको ध्यान रखना है कि केल्विन पैमाने पर होता है 310, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट से कई बार यूपीटेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन केल्विन पैमाने पर नहीं पूछे गए हैं, तो इसका मतलब सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए, आपको क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ अन्य मात्रकों के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि हमने मात्रकों को लगभग हर तरीके से कवर कर लिया है। जैसे कि आप घातांकी मात्रकों को पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ प्रयोगात्मक मात्रक यानी कि कुछ हम अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं उन मात्रकों को पढ़ते हैं, जिनके आधार पर हमने लंबाई या दूरी के मात्रकों को जाना, धारिता के मात्रकों को जाना, तापमान के मात्रकों को जाना, द्रव्यमान के मात्रकों को जाना। उम्मीद करता हूं कि ये सभी मात्रक को आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कुछ अन्य प्रमुख मात्रक जो आपके भौतिक विज्ञान की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक विज्ञान में आप कुछ ऐसे पॉइंट को पढ़ते हैं जिनके मात्रक सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य प्रमुख मात्रक जो आपके सुपरटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शंस को आपको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि बल का मात्रक एसआई में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बल का मात्रक जो हम एसआई पद्धति पढ़ते हैं, जिनको हम एमकेएस पद्धति के नाम से जानते हैं, और एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति सन 1971 में किया गया है, इसको भी आप डिटेल में जान चुके हैं। तो यहीं से आपसे पूछा जाता है, हम जितने भी मात्रकों को पढ़ते हैं वो मोस्टली वर्तमान समय में एसआई सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हम मोस्टली मात्रकों को पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन बल के मात्रक को सीजीएस में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप कि बल का जो मात्रक होता है वो एसआई में होता है न्यूटन, क्योंकि बल के बारे में बताने वाले सर्वप्रथम न्यूटन साहब थे, तो इसलिए बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो आपको बताना है डाइन। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होते हैं, तो आपको बताना है कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस में बल का मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होते हैं। हो सकता है आपसे 1 न्यूटन बराबर इस तरीके से भी पूछ ले, तो 10 की पावर 5 डाइन, या फिर इसको 1 लाख डाइन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूटन और डाइन में ये संबंध होते हैं। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कुछ अन्य मात्रकों के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है वो बनता है बल। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका दाब, कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दाब का मात्रक क्या है, तो आपको बताना है पास्कल, यानी दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। इसी तरीके से ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक भी आपका जूल होता है। तो ध्यान रखना है, ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, इन तीनों का ही मात्रक आपके
जूल होते हैं, इसलिए इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स तापमान का मात्रक। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो तापमान का मात्रक होता है वो केल्विन में नापा जाता है। हालांकि तापमान को हम सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, रीमर में भी नाप सकते हैं और केल्विन में भी नाप सकते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट जिस पैमाने का यूज़ तापमान के मेजरमेंट के लिए करते हैं वो करते हैं केल्विन पैमाने का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो तापमान का मात्रक होता है वो केल्विन होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है आवेश का मात्रक क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आवेश का मात्रक तो आपको बताना है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए आवृत्ति का क्या मात्रक होता है तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है हर्ट्ज। तो आपको ध्यान रखना है आवृत्ति के मात्रक के रूप में हर्ट्ज को। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स ज्योति फ्लक्स, यानी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है आपका ल्यूमेन। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है ज्योति तीव्रता। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। तो इसलिए आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है आपका स्टूडेंट्स विभवांतर या फिर जिसको हम विभव भी बोलते हैं। तो विभवांतर या फिर विभव, तो इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विभवांतर का मात्रक बताइए। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, या फिर विभव पूछे तो भी आपको बताना है विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है तो आपको बताना है विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स ध्वनि की तीव्रता, यानी ध्वनि की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक या ध्वनि की तीव्रता को हम किस में नापते हैं। तो आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ध्वनि तरंग यानी कि साउंड, ये आपके सुपर टेट सिलेबस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए हैं आपके सुपर टेट के सिलेबस में। तो जब हम सुपर टेट के सिलेबस में ध्वनि को यानी कि साउंड को पढ़ेंगे तो भी हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ध्वनि की तीव्रता है इसको हम डेसिबल में नापते हैं। तो इसलिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपका होता है डेसिबल। और इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एंगस्ट्रम। आपने देखा होगा कि तरंग धैर्य को एंगस्ट्रम में नापते हैं और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है आपका 10 की पावर -10 मीटर। ये भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है वो आपका होता है एंगस्ट्रम। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है गाउस, जिसको हम गॉस भी कहते हैं। आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय यानी कि जो गॉस ने जो प्रमेय दिया था, जो थ्योरम दिया था गॉस थ्योरम, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र का मेजरमेंट करते हैं। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो गाउस या फिर गॉस कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका होता है स्टूडेंट्स पराध्वनिक गति, यानी पराध्वनिक गति जब आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में साउंड को मेज़र करते हैं तो उसको हम पराध्वनिक गति कहते हैं। तो पराध्वनिक गति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मैक, यानी मैक नंबर। तो एक मैक नंबर में आपके होते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड, या फिर अगर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटे के इसमें देखेंगे तो एक मैक नंबर यानी एक मैक संख्या में होते हैं 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सभी चीज़ें आपके ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पराध्वनिक गति होते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो पराध्वनिक गति का मात्रक होता है आपका मैक। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स लेंस की क्षमता, यानी जब आप लेंस की क्षमता को मेज़र करते हैं तो इसका मात्रक होता है आपका डायोप्टर। और ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। तो आपको बताना है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होते हैं, क्योंकि लेंस की जो पावर होती है उसको हम जिसमें नापते हैं वो डायोप्टर में नापते हैं, इसलिए इसको इसका मात्रक माना जाता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट श्यानता। श्यानता का जो मात्रक होता है वो होता है पाविज। और पाविज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि श्यानता का मात्रक बताइए। तो श्यानता का मात्रक होता है आपका पाविज। और लास्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला।
तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला है और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रयोगात्मक मात्रकों के आधार पर हमने कुछ अन्य प्रमुख मात्रकों को डिटेल में स्टडी किया है और ये सभी पॉइंट्स आपके भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो अगर मात्रक से रिलेटेड आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बनता है तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको इन सभी मात्रकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको समय समय पर रिवाइज करना है और आपको तैयार रहना है। जब मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो हमने मापन एवं मात्रक टॉपिक को पढ़े हैं ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा वो सभी कहीं ना कहीं आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिल पाएगा कि मापन और मात्रक को किस तरीके से पढ़ना होता है और इनसे रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चंस राइट हो और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाना निश्चित है आपके सुपर टेट एग्जाम में। अब ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ और क्लासेस कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।